नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। दिल्ली सजकर तैयार हो रही है G20 की महा बैठक के लिए और उससे पहले किस तरह की तैयारियां हैं, क्या महत्व होगा इस G20 की बैठक का, भारत का रुतबा पूरी दुनिया में किस तरीके का इस समय नजर आ रहा है और G20 की इस बैठक के बाद तस्वीर कैसी होगी, इन सारे सवालों के जवाब अगले 1 घंटे में आज हम आपको देने वाले हैं। मेरे पीछे आप G20 के उन तमाम सदस्य देशों के झंडे, साथ ही यूरोपियन यूनियन का झंडा भी देख सकते हैं। इसके साथ ही यहां पर अलग अलग ड्रिल्स शुरू हो चुके हैं सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए। होटलों में पूरी तैयारी हो गई है और इस G20 के शिखर सम्मेलन के बारे में एक एक जानकारी हम आपको श्वेत पत्र में देने वाले हैं। दुनिया की आर्थिक महाशक्तियों के संगठन G20 की अध्यक्षता संभाले भारत को 10 महीने से कम समय हुआ है, लेकिन इस समय काल में भारत जिस तरह से G20 के संकल्प को शहरों कस्बों तक ले गया है, समूची दुनिया ने देखा है। भारत के नागरिकों ने G20 समूह की करीब 150 से ज्यादा मीटिंगें हो चुकी है। 100 से अधिक हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में मीटिंगें हुई है और दुनिया के 40-45 देशों के प्रतिनिधि उसमें आए हैं। भारत की इस ताकत की पहचान हमें G20 समूहों की मीटिंग में गए हुए हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से मिली है। हम बहुत अभिभूत हैं। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको गर्व नहीं होगा दोस्तों। शिखर सम्मेलन को 1 सप्ताह से कम समय बाकी और पूरी दुनिया फिर देख रही है भारत की ओर। भारत ने जो G20 जिस तरह से किया है वैसे किसी देश ने नहीं किया। भारत ने जिस तरह से साधारण व्यक्ति तक ये G20 ले गए हैं किसी और देश ने नहीं किया। भारत ने जो एम्बिशन दिखाई है किसी देश ने नहीं दिखाई उस तरह की। भारत ने जो डिसाइसिवनेस दिखाई है वो किसी देश ने नहीं दिखाई और भारत ने जो ग्रोथ और डेवलपमेंट पे फोकस किया किसी और ने नहीं फोकस किया। G20 के उद्देश्य मूलतः आर्थिक होते हैं और भारत ने चर्चा सस्टेनेबल ग्रोथ के इर्द गिर्द रखी है, महिलाओं की भागीदारी के इर्द गिर्द रखी है। भारत वैसे भी कोविड के बाद से विश्व मित्र के कई किरदार निभाता रहा है, चाहे वैक्सीन पहुंचाना हो, नागरिकों को दूसरे देशों से निकाल लाना हो या किसी आपदा को झेलते देश को राहत पहुंचाना हो। दुनिया इसीलिए भारत की बातों को ध्यान से सुनती है, दुनिया इसीलिए भारत के नेतृत्व को ध्यान से देखती है। बहुत ही बड़ा गर्व की बात है हिंदुस्तान के लिए कि इतनी बड़ी गैदरिंग यहाँ पर हो रही है। उसके लिए तैयारियां काफ़ी ज़्यादा हुई हैं और सक्सेसफुल हुई हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी मीटिंग हुई हैं, कितने डेलीगेशंस आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं सिर्फ एक शहर में नहीं हो रही हैं, सारे भारतवर्ष में हो रही है। इसमें इन्वॉल्वमेंट सारे दूसरे स्टेट से भी है। तो मेरे विचार में इस प्रकार का रोल जो हिंदुस्तान के पास आया गया है, कॉन्फिडेंस के साथ जो आगे चल रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। तो मेरे विचार में बहुत ही अच्छी शुरुआत है हिंदुस्तान के लिए, लीडरशिप G20 के लिए, और जो रास्ता हिंदुस्तान दिखाएगा वो सारा विश्व देख रहा है। G20 की अध्यक्षता अवसर के अनुसार देशों को सौंपी जाती है, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े देशों ने माना है कि भारत को एक ऐसे समय में यह अध्यक्षता मिली जब दुनिया को इसकी जरूरत थी। आज हम आपको G20 के मायने और इतिहास के बारे में बताएंगे। भारत में इसके आयोजन की बारीकियां समझाएंगे। आयोजन स्थल भारत मंडपम की भव्यता दिखाएंगे। बताएंगे भारत के होटल मेजबानी की कैसी तैयारी कर रहे हैं। ये भी दिखाएंगे कि अवैध सुरक्षा के कैसे इंतजाम हुए हैं। शिखर सम्मेलन में कौन-कौन से मेहमान आ रहे हैं। India is an incredible host and very generous, very kind, and we feel when we come to India, we not only feel welcomed, we feel at home. How do you call it? So you make us really that it's one family. You make us feel it that way. ये एक ऐतिहासिक आयोजन है।
इससे पहले भारत ने इतने बड़े आयोजन की मेजबानी कभी नहीं की है, पर इसमें एक नए दौर के नेतृत्व के प्रारंभ की संभावना है। जब G20 की बैठक होती है तो जरूरी नहीं होता है कि हर एक बैठक में सभी प्रतिनिधि देश मौजूद होते हैं। भारत मंडपम का ये जो कमरा है जिसमें हम इस समय मौजूद हैं, ये जो कमरा है, ये जो साइडलाइंस पर जब बातचीत होती है दो देशों के प्रतिनिधियों के बीच, उसके लिए है। तो G20 के दौरान अगर कोई बायलैटरल टॉक्स होंगे तो इन्हीं सोफाज पर बैठकर दोनों देशों के जो प्रतिनिधि हैं, दोनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो आपस में बातचीत करेंगे। 19 देशों और यूरोपियन यूनियन के साथ G20 समूह की स्थापना साल 1999 में हुई थी। तब ये इन देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की चर्चा का मंच था। 2007 के आर्थिक संकट के बाद इसका स्वरूप बदला और राष्ट्राध्यक्ष इसमें शिरकत करने लगे। आज G20 के सदस्य देश एक साथ दुनिया की 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये देश संयुक्त रूप से दुनिया के 75% व्यापार और 85% GDP के लिए जिम्मेदार है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स, ये 19 देश और यूरोप के देशों का संगठन यूरोपियन यूनियन, इन 20 को मिलाकर बनता है G20। भारत ने सभी सदस्य देशों और EU के अध्यक्ष को शिखर सम्मेलन का औपचारिक न्योता भेजा। इसके अलावा दुनिया के कई बड़े संगठनों को भी G20 का न्योता भेजा गया। साथ ही मेजबान देश होने के नाते भारत ने 9 और देशों को इनवाइट किया। बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नेदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, UAE और स्पेन, इन देशों का चयन अपने आप में दिलचस्प है। 9 और 10 सितंबर को कैसे पूरी दुनिया के वो तमाम लीडर, वो सारे लोग यहाँ पे मौजूद होंगे उन G20 कंट्रीज के, और जो हमारी गेस्ट लिस्ट है, उस गेस्ट लिस्ट में आप जैसे आपने तमाम उन कंट्रीज का नाम भी लिया, यूएई एक बहुत ही ट्रस्टेड पार्टनर रहा है हिंदुस्तान का। सऊदी अरब एक बहुत ही ट्रस्टेड और बहुत ही स्ट्रॉन्गर पार्टनर रहा हिंदुस्तान। इजिप्ट को हमने देखा है कि किस तरीके से अभी हमारे 26 जनवरी के मौके पे वहाँ के सदर अल-सीसी पहुंचे। ओमान का वहाँ पे आना, ये तमाम चीजें क्या मैसेज देता है। आज हमारे हिंदुस्तान में बैठे तमाम लोग ये देख पाएंगे कि कैसे ये दिल्ली के अंदर जो एक दुल्हन की तरह सजेगी और कैसे पूरी दुनिया से लोग वहाँ आके हमारी खूबसूरती को, हमारे कल्चर को देख पाएंगे। ये सच है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत नहीं आ रहे, जबकि पूरी दुनिया उम्मीद कर रही थी कि वो आएंगे। पर भारत में रूस का रुख सकारात्मक रहा है। पुतिन साहब यहाँ नहीं आ रहे, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा है कि नहीं आ रहे हैं। नहीं तो पूरा जो एक कंसंट्रेशन, फोकस हर वक्ता का, हर मीडिया का होता कि यूक्रेन में क्या हो रहा है। यूक्रेन मुद्दा नहीं है। G20 का जो संदर्भ है, जो उद्देश्य है, वो है इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, उसका है विकास। और शी जिनपिंग आए ना आए वो उनकी मर्जी है, उसका भी कोई असर G20 पर नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट पुतिन और शी जिनपिंग का आना ना आने को हमें बिल्कुल तूल नहीं देना चाहिए, मुद्दों पर जाना चाहिए और क्या आउटकम होगा। देखिए, कोई भी G20 या कोई भी बहुराष्ट्रीय संस्था बनती है तो एक विशेष परिस्थितियों में बनती है। कुछ नए मुद्दे आते हैं और उनसे डील करने के लिए उसको बनाया जाता है। G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक एजेंडा तय किया जाता है और ये बड़ी चुनौती का विषय होता है, क्योंकि बैठकों और मंथन के बाद ये जरूरी है कि उसका क्रियान्वयन भी हो। जब ये दुनिया रीस्टार्ट हो रही है, इस समय ऐसी मीटिंग्स का अहमियत और फोकस बढ़ जाता है। G7 में हुई, क्यों हुई, क्या मुद्दे उठे, कौन किससे मिला नहीं मिला, ब्रिक्स में क्या हुआ, SCO में क्या हुआ, G20 में क्या हुआ। तो इसलिए जो भी मीटिंग्स हो रही हैं, आप देखिए सारी बहुत ज्यादा फोकस में आ रही हैं। भारत ने G20 जैसे सारे लर्नेड कोलीग्स बहुत सही बता रहे हैं
भारत ने G20 को वाइड बेस कर दिया है देश के अंदर। अच्छी बात है, दुनिया देश के अंदर हमें ग्लोबलाइजेशन में क्या हो रहा है, आइडिया ज्यादा लग रहा है और मुद्दे बढ़ा दिए हैं। G20 भी एक समय केवल फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंकर्स का फोरम था, ये तो अब हो गया है G20 में यूथ 20, एनर्जी 20, फूड सिक्योरिटी इत्यादि इत्यादि इत्यादि। एक जमाने में G20 वाज ओनली अ फोरम ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स, सेंट्रल बैंक्स। G20 अध्यक्ष के तौर पर भारत अफ्रीकन यूनियन को भी G20 समूह में लाने के अथक प्रयास कर रहा है। अफ्रीकन यूनियन को लेकर जिस तरह से भारत ने कोशिशें की और अभी तक जिस स्तर पर है, आपको उम्मीद है कि जिस मंशा के साथ हम आगे बढ़े थे वो पूरा हो रहा है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे G20 नेताओं को चिट्ठी लिखी कि अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट मेंबरशिप देनी चाहिए और उस प्रपोजल का बड़ा अच्छा स्वागत हुआ है और ज्यादातर देशों ने, वहां के लीडर्स ने इसका बहुत वेलकम किया है और इस पे चर्चा चल रही है और ये लीडर्स समिट में चर्चा होके आगे चलेगा, पर ज्यादातर लीडर्स ने इसका बहुत बढ़िया वेलकम किया है। विश्व मंच पर पिछड़े देशों की आवाज बनने का प्रयास भारत निरंतर कर रहा है। G20 को समावेशी बनाने की मंशा से इस कदम के दूरगामी परिणाम होंगे। G20 के लिए जब अलग अलग देशों के प्रतिनिधिमंडल भारत पहुंचेंगे तो सबसे पहला भारतीयता से जो उनका परिचय होगा वो उस होटल के जरिए होगा जहां पर वो रुकेंगे। क्योंकि प्रतिनिधिमंडल का आकार बड़ा होता है, इसीलिए जो बड़े देश हैं वो पूरे के पूरे होटल भी बुक कराते हैं, वहां पर उनके लिए खास व्यवस्था की जाती है और हम आपको इसी तरह के कुछ होटलों में लेकर चलते हैं और बताते हैं कि वहां पर क्या तैयारी की गई है। जैसे यहाँ ताजमहल होटल जो आप देख रहे हैं नई दिल्ली का, यहाँ पर UAE के प्रतिनिधिमंडल को पहुंचना है। सुरक्षा की व्यवस्था अभी से जबरदस्त कर दी गई है क्योंकि अलग अलग देशों के जो सुरक्षा कर्मी हैं, उनके जो सबसे खुफिया तंत्र है, वो सब भारत में आकर, दिल्ली में आकर पूरी व्यवस्था पर एक निगाह मार रहा है। ये देख रहा है कि सारी चीजें सही रहें, उनके जो प्रतिनिधिमंडल आए उनकी सुरक्षा में किसी तरह की चूक न हो। जो बाइडेन, इमैनुअल मैक्रोन, ऋषि सुनक, जस्टिन ट्रूडो, जितनी हाई प्रोफाइल लिस्ट उतनी ही जबरदस्त तैयारियां। चालीस से ज्यादा शख्सियतों के रहने के लिए 30 से ज्यादा 5 स्टार होटल्स को पूरा का पूरा बुक किया गया है। साढ़े 3,000 कमरे खास तौर पर इन विदेशी मेहमानों के लिए रिजर्व किए गए हैं। दिल्ली और गुरुग्राम के 30 से ज्यादा होटल G20 के इन खास मेहमानों के लिए बुक किए गए हैं। जो बाइडेन की सुरक्षा में तैनात अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की टीम 3 दिन पहले ही भारत आ जाएगी। सूत्रों के अनुसार बाइडेन ITC मौर्या में रुकेंगे। वहां के हर फ्लोर पर अमेरिकन सीक्रेट सर्विस मौजूद रहेगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक शंग्रीला होटल में रुकेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन क्लैरिजेस में ठहरेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज इंपीरियल होटल में रुकेंगे। तुर्की से आया डेलीगेशन ओबरॉय में, मॉरिशस, नेदरलैंड्स, नाइजीरिया और स्पेन से आए डेलीगेशंस ली मेरिडियन में रुकेंगे। तो UAE, चीन और ब्राजील से आए डेलीगेशंस ताज समूह के अलग अलग होटल्स में रुकेंगे। इंडोनेशिया के डेलीगेट्स इंपीरियल में ठहरेंगे। जर्मनी के शंग्रीला में, इटली और सिंगापुर के हयात में, ओमान से आए डेलीगेट्स लोधी होटल में, कनाडा और जापान के लोग ललित में, सऊदी अरब से आया डेलीगेशन लीला होटल गुरुग्राम में रुकेगा।
बहुत पुरानी कहावत है कि किसी के भी दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, लेकिन इतना समझिए कि मेहमान नवाजी की जब बात आती है तो उसमें जायका बहुत अहम होता है। हमारे साथ ताज समूह के शेफ अरुण सुंदरराज हैं, जिन्होंने कई हेड्स ऑफ स्टेट को पहले भी होस्ट किया है। तो शेफ अरुण, इस बार क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर कभी इंडिया में कोई आयोजन नहीं हुआ है, तो इस बार तैयारी भी अलग ही होगी। That is true. I would say तैयारी is very strong. काफ़ी काम किया है हम लोग ने और काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहे हैं इसके बारे में कि हम किस तरह के डिशेस सर्व करेंगे, what exactly we are going to serve, कैसा करेंगे, क्या क्या प्रेफरेंसेस होंगे उन लोग के, things which they like, don't like, how do we showcase India? यानी कि इंडिया में इतना सारा खाना है, इतने टाइप्स, there's so many regions. And so we have got a lot of food that we would like to showcase. The dishes over here right now is actually Panchdan Khichda. So it's a khichdi, जैसे खिचड़ी बनता है घर पे, but इसके अंदर हम लोग ने we've used 5 grains. So other than rice and dal, we've added some amount of bajra, we've added some amount of quinoa. So उसके अंदर फ्लेवर्स काफी अच्छे हैं। मतलब ताज का अपना इंटरनेशनल क्विजीन भी होता है, पर जहाँ तक मुझे ध्यान है यहाँ पर चाय भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑफ कोर्स इट इज बहुत ही अमेजिंग चाय बनता है यहाँ पे, एंड वन ऑफ आवर स्पेशलिटी जिसे कहते हैं इट्स कॉल्ड वन गुलाब। सो इट्स अ टी, ये जो चाय जो बनती है इज मेड विद रोज पेटल्स एंड इट्स वाइल्ड रोज पेटल्स। सो एंजॉय कीजिए आप, आई थिंक इट्स समथिंग दैट यू विल एंजॉय। ये मतलब एक्चुअल रोज पेटल्स, वाइल्ड रोज पेटल्स। और ये चाय क्योंकि ऐसे ही खासियत है हिंदुस्तान की, तो ये भी मतलब जो वेलकम ड्रिंक्स वगैरह चीजें रहती हैं उसमें क्या हम इस तरह की चीजों को भी देखेंगे? जी, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वी आर एबल टू पोर्ट्रे इंडिया इन व्हाटएवर वी डू। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट अस और द ताज, बट इट्स ऑल अबाउट India and the G20 summit. So we trying to make sure that they enjoy themselves. काफी कुछ मैं यहाँ पर वेज और नॉन वेज भी देख रही हूँ। Okay. तो ये जो डिश जो शेफ अंकित लेके आया है, ये जो है ये प्राइमरली एक मेन कोर्स है जो रागी के साथ बनी हुई है। तो हम लोग एक रागी का पैनकेक बनाया, उसके अंदर हम लोग ने पनीर लबाबदार जैसे का टाइप का फिलिंग डाला है, उसके नीचे हम लोग ने पालक भून के डाला है और उसके साथ एक हम लोग ने टमाटर बेस्ड ग्रेवी बनाया। तो आप रागी के जो बेसिक इंग्रेडिएंट है उसको भी हम लोग ने स्टाइलाइज करके बनाया है इन टर्म्स ऑफ द वे इट इज़। एंड ये जो डिश है इज पार्ट ऑफ द सिलेक्शन जो हम लोग रागी एंड मिलेट selections that we have created for the guests to come. तो मतलब पूरी जो टीम है आपकी वो बहुत एक्साइटेड है और इसे एक मौके के तौर पर, अवसर के तौर पर देख। Always, हमें ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, तो हम इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। G20 के लिए जैसे जितने आप लोग एक्साइटेड हैं उतने हम लोग भी एक्साइटेड हैं। तो विदेशी मेहमानों, जो विदेशी डेलीगेशन हमारे पास आ रहा है, हमने उनके हिसाब से और इंडियन का मिक्स दोनों को ही यहाँ पर प्रेजेंट किया है। जैसे कि अगर आप देखेंगे इस टेबल पे हमारे इंडियन कंपोनेंट के साथ में वेस्टर्न भी चीज़ें, और जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला है कि आप मिलेट्स पे भी जोर डालेंगे, तो काफ़ी चीज़ें एलिमेंट्स अगर आप देखेंगे तो उसमें मिलेट्स भी शामिल है। स्वीट में बहुत सारे स्वीट्स मिलेंगी, जैसे कि उसमें इंडियन, हमारे इंडियन डेजर्ट, ट्रेडिशनल इंडियन डेजर्ट भी है और हमने वेस्टर्न डेजर्ट भी दोनों रखे हुए हैं। क्योंकि हम लोग बुफे भी करेंगे तो बुफे में कुछ अलग अलग वैरायटीज होती हैं। अगर कोर्स वाइज सिट डाउन्स वगैरह होते हैं तो उसमें हम 5 या 6 कोर्स के हमारे मेन्यूज होते हैं। सूप से लेकर के शुरू होता है, सूप, सैलेड, मेन कोर्स, डेजर्ट। देखिए हमारे पास जो डेलीगेशन आने वाला है वो इंटरनेशनल है, तो हमने उनके लिए इंटरनेशनल भी अपने पास कुजीन्स रखी हुई हैं। साथ ही साथ हमारा जो इंडियन है, जो इंडियन डिशेज है, हमने उसको भी प्रमोट करा हुआ है। तो हमारे पास अगर आप यहाँ नज़र मारेंगे तो आपको दिखाई देगा एक सैलेड लगा है जो प्री प्लेट करके रखा हुआ है। जैसे ये लगा हुआ है हमारा एवोकाडो एंड किनोआ सैलेड फॉर इंटरनेशनल गेस्ट। ये हमारा बुराटा का सैलेड लगा हुआ है। यहाँ पे हमने कुछ एशियन भी डिशेज रखी हुई है, जैसे हमारे पास एक एशियन करी विद वेजिटेबल्स एंड जैस्मिन राइस। साथ में हमारे पास एक नूडल की डिश प्रिपरेशन रखी हुई है। फॉर वेस्टर्न वी हैव गॉट ये लैम्ब चॉप्स जो क्रस्टेड है विद सॉस है। यहाँ पर एक चिकन डिश रखी हुई है और साथ ही साथ हमने यहाँ पे थाली का भी अरेंजमेंट करा हुआ है। जो हमारे इंडियन गेस्ट हैं जो प्रमोट करते हैं हम इंडियन खाना, तो उसके लिए हमने इंडियन खाना भी रखा हुआ है। दिल्ली के अलग अलग रास्तों पर 6,75,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं, जो दिल्ली की उन 61 सड़कों की खूबसूरती बढ़ाएंगे जहां से G20 का डेलीगेशन गुजरेगा।
G20 के लिए लगातार सिक्योरिटी ड्रिल्स हो रही हैं पूरी दिल्ली में। अगर किसी तरह की कोई भी आपात स्थिति आती है तो उससे निपटने के लिए क्या किया जाएगा, उसकी तैयारियों में दिल्ली पुलिस के जवान भी और साथ में जो हमारी सेंट्रल एजेंसीज हैं उनके जवान भी लगे हुए हैं। आमतौर पर जो बड़े देश होते हैं उनकी अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज, उनके अपने सुरक्षा कर्मी भी उनके प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होते हैं, लेकिन जो मोटे तौर पर सुरक्षा मुहैया करानी है पूरे इलाके में उसकी जिम्मेदारी जो स्थानीय बल हैं उनकी होती है। इसलिए यहाँ पर आप दिल्ली पुलिस और साथ में यहाँ एसएसबी के जवानों को देख रहे हैं जो कि सिक्योरिटी ड्रिल का हिस्सा हैं। लगातार ये ड्रिल्स इसीलिए होती हैं ताकि कहीं कोई चूक न रह जाए। अब सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो केवल उन नेताओं की निजी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं बल्कि उस पूरे प्रतिनिधि मंडल की सुरक्षा की जिम्मेदारी, या फिर मान लीजिए कि किसी देश के विरुद्ध कोई प्रोटेस्टर्स सामने आए, अगर वो प्रोटेस्टर्स आते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर चीन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए तिब्बत के प्रोटेस्टर्स आ सकते हैं, उन सबको कैसे दूर रखा जाए, उनको कैसे रोका जाए एक निश्चित दूरी पर, ये सारी चीजें भी इन सिक्योरिटी ड्रिल्स का हिस्सा हो जाती हैं। देश की राजधानी दिल्ली में होने वाली G20 की बैठक पर पूरी दुनिया की नजर है। ऐसी मेगा अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा व्यवस्था की होती है। दिल्ली के 23 और एनसीआर के 9 होटल्स में ये मेहमान रुकेंगे, लिहाजा दिल्ली एयरपोर्ट से 5 स्टार होटल तक पहरा कड़ा होगा। हवा के खतरों से एयरफोर्स चौकन्नी होगी, सड़क पर कमांडोज की चौकसी होगी, यमुना किनारे दिल्ली पुलिस तैनात होगी, चौक चौराहों से लेकर गली मोहल्लों में ड्रोन से पहरा रहेगा। G20 जैसे मेगा इवेंट के लिए जो सिक्योरिटी के डायमेंशन से बहुत ज़्यादा होते हैं और इस मल्टी डायमेंशनल सिक्योरिटी को हमने बहुत ही व्यापक तरीके से प्लान किया है और प्लान के साथ साथ उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग, रिपीटेड रिहर्सल्स, रिपीटेड ब्रीफिंग्स, डीब्रीफिंग्स के माध्यम से हमने ये इंश्योर किया है कि जो हमारा प्लान है वो ग्राउंड पे भी उसी तरीके से रेप्लिकेट हो। इसमें न केवल जो है वीआईपी सुरक्षा बल्कि एंटी टेरर मेजर्स और इसके साथ साथ जनता को कम से कम असुविधा हो उसका भी ध्यान रखा गया। दुनिया के बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा लगने वाला है। दिल्ली में अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे, फ्रांस के राष्ट्रपति होंगे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होंगे, दुनिया के कई शक्तिशाली नेता एक साथ दिल्ली में होंगे। इसीलिए सजावट और स्वाद का ख्याल रखने के अलावा भारत की चिंता विदेशी मेहमानों की सुरक्षा को लेकर भी है। सुरक्षा बल लगातार मॉक ड्रिल कर रहे हैं। मॉक ड्रिल का मकसद मुश्किल हालात में मेहमानों को सुरक्षित निकालने की ड्रिल करना है। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो यहाँ भी बहुत तरह के प्रेशर ग्रुप्स हैं या बहुत तरह की वैसी जो स्थिति हैं, जो लोग हैं, ये लोग भी कई बार प्रोटेस्ट, स्लोगन, इस तरह का सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। तो इन सब का प्रॉपर समग्र आकलन दिल्ली पुलिस ने किया है। सेंट्रल एजेंसीज हैं, उनकी मदद भी है, हमारे यहाँ का भी जो इंटेलिजेंस है उसकी भी मदद से, और इन सब को ध्यान में रखकर एक रोबस्ट, एडिक्वेट, प्रोफेशनल लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट है मल्टी लेयर में, और हम इसको बखूबी फेल प्रूफ और फ्लॉलेस तरीके से करेंगे और उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। G20 सम्मेलन के दौरान खबर है कि दिल्ली को नो फ्लाई जोन बनाया जाएगा। भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स स्टैंड बाय मोड में रहेंगे, तुरंत पलटवार करने की स्थिति में रहेंगे। सुरक्षा एजेंसियों की तैयारी दिल्ली के आसमान को पूरी तरह से सुरक्षित रखने की है। दिल्ली और एनसीआर के आसमान में हर तरह के ड्रोन और यूएवी पर पाबंदी रहेगी। वेन्यू की सिक्योरिटी का सवाल है। हर जगह पे एक स्पेशल सीपी लेवल के ऑफिसर को वेन्यू कमांडर बनाया गया है। होटल्स जहां पर कि राष्ट्राध्यक्ष वगैरह स्टे करेंगे वहां पे एक डीसीपी लेवल का ऑफिसर कैंप कमांडर के रूप में रहेगा, और कुछ होटल्स के ग्रुप को एक स्पेशल सीपी लेवल के ऑफिसर के अंडर में रखा गया है सुपरविजन के लिए। इसी तरीके से जो
बड़े वेन्यूज़ हैं, वहाँ पे स्पेशल सीपी लेवल के ऑफिसर वेन्यू कमांडर हैं और उनके अंडर में जोनल कमांडर्स जो हैं वो डीसीपी लेवल के ऑफिसर्स हैं और उनको असिस्ट करने के लिए जॉइंट सीपी एडिशनल सीपी लेवल के ऑफिसर्स भी डिप्लॉय किए गए हैं। मेहमानों के सभी एयरक्राफ्ट्स को दिल्ली पालम एयरपोर्ट पर ही रखा जाएगा। यहाँ की सुरक्षा इंडियन एयरफोर्स देख रही है। मेहमानों की गाड़ियों को पूरी तरह से बुलेट प्रूफ बनाया गया है। अधिकांश प्रतिनिधिमंडल अपने काफिले की गाड़ियों को स्वयं लेकर आते हैं। स्थानीय तौर पर भी बुलेट प्रूफ गाड़ियों को ही मुहैया कराया जा रहा है। सड़क पर चलते हुए भी इन गाड़ियों के लिए अलग व्यवस्था रखनी होती है, क्योंकि अधिकतर गाड़ियां लेफ्ट हैंड ड्राइव हैं, जबकि भारत में राइट हैंड ड्राइव गाड़ियां चलती हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे, इसके लिए 5000 सेना के जवान और 5000 दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया जा रहा है। जिन होटलों में मेहमान रुकेंगे और जिन जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, वहां पर खास स्नाइपर्स की तैनाती की गई है। तो भारत मंडपम वो जगह है जहां पर इस पूरे सम्मेलन का आयोजन होना है। ये जो रास्ता है, ये जो हॉल आप देख रहे हैं, ये समिट रूम की तरफ ही जा रहा है। यहां पर G20 के देशों की बैठक होगी। 26 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में इस सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम का उद्घाटन किया। यहां पर अगर आप पेंटिंग्स भी देखेंगे तो पूरी गैलरी में इस तरह की पेंटिंग्स लगी हुई हैं, जो भारतीय जो कला है, संस्कृति है, अलग अलग क्षेत्रों की तस्वीरों को ये दर्शाती हैं। बहुत बारीकी से एक एक चीज को प्लान किया गया है, एक एक चीज को यहां पर डिजाइन किया गया है और भारतीयता का पूरा पूरा ख्याल रखा गया है कि जितने भी यहां पर पार्टिसिपेंट्स आए वो सब एक एक चीज में भारत का अनुभव लेकर लौटे। अब भारत मंडपम अगले कुछ दिनों में दुनिया के केंद्र में रहने वाला है। भारत मंडपम वो खूबसूरत कन्वेंशन सेंटर जहां 9 और 10 सितंबर को G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात होगी। इस स्टेट ऑफ द आर्ट कन्वेंशन सेंटर का हाल के दिनों में प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया था। यहीं पर G20 से जुड़े आयोजन होंगे। दुनिया के बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां उपस्थित होंगे। भारत के बढ़ते हुए कदम और भारत का बढ़ता हुआ कद, इस भव्य भारत मंडप से पूरी दुनिया देखेगी। प्रगति मैदान में बना यह कन्वेंशन सेंटर 123 एकड़ में फैला हुआ है। विश्व के 10 सबसे बेहतरीन एग्जीबिशन सेंटर्स में से एक भारत मंडपम में 54,000 वर्ग मीटर की एयर कंडीशन जगह है। 3 एम्पी थिएटर्स हैं। 26 फुटबॉल के मैदानों जितना पूरा इसका क्षेत्रफल है। 2700 करोड़ की लागत से बना ये सेंटर भारत को एक ग्लोबल बिजनेस डेस्टिनेशन के तौर पर पेश करता है। ये दिव्य और भव्य भारत मंडपम उसे देख करके हर भारतीय खुशी से भर रहा है, आनंदित है और गर्व महसूस कर रहा है। भारत मंडपम आह्वान है भारत के सामर्थ्य का, भारत की नई ऊर्जा का। भारत मंडपम दर्शन है और भारत की भव्यता का और भारत की इच्छा शक्ति का। प्रगति मैदान में बने इस सेंटर में 7 नए प्रदर्शनी हॉल बनाए गए हैं। बड़े मल्टी फंक्शन हॉल्स में 7,000 लोगों के बैठने की क्षमता है।
एक बड़ा समिट रूम है जिसमें अलग अलग देशों के प्रतिनिधि अपनी बात रख सकते हैं। इस पूरे कन्वेंशन सेंटर में एक साथ 13,500 लोग बैठ सकते हैं, जिसमें एक हॉल में चल रही मीटिंग सारे हॉल्स में एक साथ दिखाई भी जा सकती है। इस पूरे कैंपस में 40 एकड़ में बेसमेंट पार्किंग का इंतजाम है, जहां 5,000 कारें और 60 बसें पार्क की जा सकती हैं। खूबसूरती, क्षेत्रफल और यूटिलिटी में दुनिया के बड़े बड़े कन्वेंशन सेंटर्स को भी पीछे छोड़ता है भारत का भारत मंडपम। यहाँ 116 देशों के इंटरनेशनल सोलर अलायंस का प्रतीक सूर्य द्वार, भारतीय विज्ञान की कथा सुनाते प्रगति चक्र है, पंचमहाभूत है, भारत द्वारा विश्व को समर्पित योग भी है। ये सेंटर बड़े इवेंट्स आयोजित करेगा तो वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए एक मंच भी होगा। भारत मंडपम का ये समिट रूम है। समिट रूम में जो सारे देशों के प्रतिनिधि होंगे वो बैठेंगे और इस कक्ष में जो फैसले लिए जाएंगे, इस सम्मेलन में जो फैसले लिए जाएंगे वो दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर डालेंगे। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत में पिछले 8 महीनों से G20 की अलग अलग शहरों में बैठकें हुई हैं। 50 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा मीटिंग हुई है। अब ये शिखर सम्मेलन यहां पर इस कक्ष में किया जाएगा। यहां पर अत्याधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। जिस तरह की भी जरूरतें हो सकती हैं एक समिट रूम में, एक मीटिंग रूम में किसी भी व्यक्ति को, उस तरह की चीजें यहां पर, उस तरह की व्यवस्था बनाई गई है। G20 की स्थापना 1999 में की गई। इससे कुछ सालों पहले से एशिया आर्थिक संकट से जूझ रहा था। इसे देखते हुए जर्मनी में G8 देशों की बैठक हुई और G20 का गठन किया गया। संगठन का मकसद वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर आपसी चर्चा करना था। 2008 की वैश्विक मंदी के बाद ये निर्णय लिया गया कि इस बैठक में सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी हिस्सा लेंगे। शेरपा के अंडर जो ग्रुप हैं वो मिलते हैं, तो वो जो आजकल दुनिया के सामने सबसे बड़े मुद्दे हैं उनके ऊपर वो चर्चा करते हैं। कौन से मुद्दे हैं हमारे सामने? एक तो कोविड के बाद में पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो तहस नहस हो गई है। दूसरा हम देखते हैं जो जब रूस और यूक्रेन युद्ध हो रहा है तो उसके साथ भी चाहे वो हमारे पास फूड शॉर्टेजेस हो, फर्टिलाइजर शॉर्टेजेस हो, फॉसिल फ्यूल हो, डेट हो, इन्फ्लेशन हो, सप्लाई चेन डिसरप्शन हो, ये सभी बहुत बड़े मुद्दे हैं जो पूरी दुनिया को त्रसित किए हुए हैं, ग्रसित किए हुए हैं। इनके बारे में बातचीत करना और इनके समाधान निकालना ये G20 कर रहा है। G20 पर दिल्ली में राष्ट्राध्यक्षों की बैठक से पहले देश भर के अलग अलग शहरों में बैठकें हुई। इन बैठकों में G20 देशों के वित्त मंत्री, विदेश मंत्री और दूसरे डेलीगेशंस शामिल हुए। कई छोटे छोटे शहरों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के मकसद से चुना गया ताकि दुनिया की नजरें उन पर पड़े। शिक्षा, क्लाइमेट चेंज, व्यापार और निवेश, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, पर्यटन, रोजगार, खेती जैसे अलग अलग मुद्दों पर भारत के कई शहरों में बैठकें हुई। विशाखापट्टनम, मुंबई, गोवा, हैदराबाद, भुवनेश्वर, कोलकाता, उदयपुर, वाराणसी, छतरपुर जैसे शहरों को भी चुना गया। 60 से अधिक बैठकें हुई। इन बैठकों के जरिए भारत को अपनी सांस्कृतिक शक्ति और शानदार विरासत को दुनिया को दिखाने का मौका मिला। कश्मीर में भी G20 के पर्यटन कार्य समूह की बैठक हुई, जिसका मकसद पर्यटन को बढ़ावा देना था। कश्मीर में विदेशी मेहमान एक ख्वाब जैसे सफरनामे में शामिल हुए। इस पैमाने पर आयोजित कश्मीर का ये पहला अंतर्राष्ट्रीय आयोजन था। कश्मीर के खूबसूरत वादियों पर ऐसा हमेशा लगता रहा जैसे किसी का श्राप रहा हो, किसी की बुरी नजर रही हो, जिस कारण लोग यहाँ पर अशांति के कारण आ नहीं सके। अब श्रीनगर में G20
जिसकी पूरी तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से आराम से लोग घूम रहे हैं, लोग यहाँ पर घूम फिर रहे हैं। सर ये बताइए कि शांति अब है यहाँ पर? बिल्कुल 100% शांति है। तो आज लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा टूरिज्म बैकबोन माना जाता है वो किस तरीके से बूस्ट हो जाए। तो आजकल के नौजवान, हमारे यंगस्टर्स, हमारे जो बहनें हैं वो चाहते हैं कि जो आज यहाँ पर शांति है, और आजकल 2019 के बाद कोई यहाँ पर हड़ताल नहीं होता है, तो अपने अपने तरीके से सब रोजगार के वसाइल कमा रहे हैं। और जो कल ही यहाँ पर G20 का वेलकम यहाँ पर पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इन J&K, तो उससे काफ़ी लोग उत्साह है कि उससे जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ्स को उनको रोजगार मिलेगा, जो कल्चर है उसको वो आगे बूस्ट किया जाएगा। अलग अलग देशों से आए मेहमानों ने भारत को समझा भी और जाना भी। India's hospitality is legendary, and we've all been enjoying it in Varanasi these past few days with the entertainment, the performances, and the cuisine. India has a great future ahead. I think if you continue like that, only good things will come ahead. The entire event shows the level of ambition with which India is approaching the G20, and I think when we look at India's stance in education, the ambition is quite impressive. There's such a hunger for education. इन बैठकों से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिला, बल्कि इन कार्यक्रमों के जरिए मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बढ़ावा मिला। भारत विश्व के सामने एक मार्केट के रूप में नजर आया ताकि निवेश की संभावनाएं बढ़ी। छोटे स्थानीय कारोबारियों के लिए भी ये एक मौके की तरह था ताकि वो अपने काम को पूरी दुनिया को दिखा पाए। भारत मंडपम जो है वो केवल भव्य नहीं बनाया गया है, इसमें केवल चीजों का खूबसूरती का ध्यान नहीं रखा गया है, बल्कि यहाँ पर जिस अलग अलग तरह के हॉल्स हैं वो बेहद फंक्शनल हैं। जिस तरह के इस्तेमाल के लिए आवश्यकता है, मल्टी रोल हॉल्स हैं, एम्पी थिएटर्स हैं। बाहर की तरफ आप देखेंगे तो आपको वो एस्केलेटर्स भी नजर आ जाएंगे, सीढ़ियां भी भीतर हैं, आगे चलकर आपको लिफ्ट मिल जाएंगे हर अलग फ्लोर और अलग हिस्से में जाने के लिए। क्योंकि भारत का अब तक का ये सबसे बड़ा आयोजन है, इसीलिए इस तरह की एक जगह की भी आवश्यकता हुई। इससे पहले भारत ने कुछ विश्व स्तरीय आयोजन किए हैं, हम उनके बारे में बताते हैं ताकि तुलना के तौर पर आप G20 के इस आयोजन को समझ पाएंगे। विकसित और विकासशील देशों का महाकुंभ G20 भारत की बात दुनिया को सुना रहा है। हिंदुस्तान का जो रुतबा आज दुनिया देख रही है उसकी बुनियादें काफी गहरी हैं। इसी साल मई में भारत ने गोवा में दुनिया की महाशक्तियों के विदेश मंत्रियों के साथ SCO समिट का वैश्विक आयोजन सफलतापूर्वक किया था। फिर जुलाई में राष्ट्राध्यक्षों के साथ वर्चुअली बैठक की। इसमें चीन, रूस, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान जैसे देश शामिल हुए। इसी तरह भारत ने 2016 में ब्रिक्स समिट का भी वैश्विक आयोजन किया था, जिससे दुनिया में भारत की धाक जमी थी। गोवा में 8वीं ब्रिक्स समिट की मेजबानी भारत ने की। इसमें ब्राजील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका ने भाग लिया। ये पांचों देश दुनिया की कुल आर्थिक शक्ति का 30% है और भारत की भूमिका नेतृत्वकर्ता की रही। ग्लोबल इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंटेटिव बनाने और रिलेवेंट बनाए रखने के लिए उनके रिफॉर्म्स को प्रगति दे सकते हैं। काउंटर टेररिज्म, पर्यावरण सुरक्षा, क्लाइमेट एक्शन, साइबर सिक्योरिटी, फूड एंड हेल्थ सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, रेजिलिएंट सप्लाई चेन के निर्माण में हमारे समान हित है। सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। 2012 में मनमोहन सिंह सरकार के दौरान भी भारत ने इंडिया एशियन समिट का सफल आयोजन नई दिल्ली में किया था। 9 एशियन देशों के हेड सहित फिलीपींस के उपराष्ट्रपति इसमें शामिल हुए थे। जब भी अवसर मिला, भारत ने अपनी क्षमताओं का प्रयोग करके सर्वश्रेष्ठ विश्व के सामने रखा। मूल भाव वसुधैव कुटुंबकम का रहा और प्रयास रहा सर्वे भवन्तु सुखिनः का। लेकिन दिल्ली में G20 आयोजन भारत का अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होगा। G20 का सफल आयोजन होगा तो पूरे देश का रसूख बढ़ेगा, पूरे देश के लिए गौरव का पल होगा। श्वेत पत्र में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए
आज तक।